नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम टॉक शो में व्यास जी के भूमि सुधार को लेकर जो काम किए गए हैं उसका पार्ट 2 हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से DCLR की जिम्मेवारी बढ़ाई गई, कमिश्नर को किस तरीके से कोर्ट करने का अधिकार एक नए तरीके से दिया गया, DM की मॉनिटरिंग, SDO की मॉनिटरिंग को लेकर क्या किया गया। भले ही वो जमीनी स्तर पर वो चीजें नहीं दिख रही हो, ये अलग बात है, लेकिन एक प्रावधान बना है और उस प्रावधान के सहारे आप अपने विवाद में न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। कोर्ट में तो बरसों बरस तक समय लगता है, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में कोई एक बेहतर अधिकारी पहुंच गया तो फिर वो पुरानी सारी चीजें अपडेट हो जाती है। तो देखिए व्यास जी से मेरी टॉक शो कि बिहार में भूमि विवाद को लेकर जो चीजें चल रही हैं उससे ऐसे लोग जो बिहार से बाहर रह रहे हैं या फिर बिहार को गांव छोड़कर शहर में आ गए हैं या जहां शहर में है वहां किसी तरीके की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, तो उसका समाधान क्या हो सकता है। जरा टॉक शो के पार्ट 2 में जरा आप सुनिए और बड़ी गंभीरता से सुनिए। और कोई अगर आपके अंदर सवाल हो तो आप सवाल भी कर सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया के जिस पेज पर आप व्यास जी को पार्ट 2 इंटरव्यू देखेंगे, टॉक शो देखेंगे, वहां आप सवाल भेजें तो जो वर्तमान सेटअप है अधिकारियों का, पदाधिकारियों का, उस सेटअप से हम सवाल करके आप तक जवाब पहुंचाएंगे। कोई समस्या भी अगर इस तरह की कोई समस्या है जमीनी विवाद को लेकर, वो समस्याएं भी आप लिख कर भेज सकते हैं। उसका क्या समाधान होगा हम एक्सपर्ट की राय आप तक पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा देखिए व्यास जी ने क्या कहा है इस भूमि विवाद को लेकर, क्योंकि कल आपने इतिहास बिहार में भूमि विवाद की वजह क्या है, उसका एक पूरा जमींदारी प्रथा कैसे आई, पूरी बात आपने शुरू से लेकर आज तक की बात आपने सुनी, किस तरीके से कैसे कैसे कानून बदला है। आज उसके कुछ तकनीकी पक्ष है जिसको जानने की जरूरत है। तो चलिए देखिए टॉक शो। DCLR या कमिश्नर कोर्ट में जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो एक्टिविटी नहीं है। जहां जहां लोग मतलब सिविल साइड में तो कोर्ट में तो प्रॉब्लम है नहीं है, वहां बरसों बरस है, लेकिन यहाँ भी जो सिस्टम है उसमें DCLR के कोर्ट का जो अपनी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, व्यवस्थित प्रक्रिया, या कमिश्नर के यहाँ होनी चाहिए, वो चीजें नहीं चल रही। मेरा भी अनुभव ये रहा है कि जनरली ये लोग अपने कोर्ट में कम बैठते हैं, चूँकि और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट लेवल पर हम लोगों ने शुरू किया था। हम लोगों ने चाहे DCLR का कोर्ट हो, चाहे CO के म्यूटेशन का हो, या कमिश्नर का भी हो, हम रिपोर्ट लेते थे, उसकी मॉनिटरिंग शुरू करते थे। और डिविजनल लेवल पर हमने मीटिंग का भी सिस्टम शुरू किया। हमारे मंत्री महोदय भी जाते थे, नरेंद्र बाबू थे, बहुत ही भले मंत्री थे, वो जाया करते थे और एक्शन भी लिया जाता था, चूँकि डिपार्टमेंट ही सक्षम है करने के लिए। दरअसल गवर्नेंस के सिस्टम में हमने अनुभव से देखा है कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें अपने आप होती चली जाएं, एग्जर्ट करना पड़ता है। जो सुपरवाइजरी लोग हैं उनको एग्जर्ट करना पड़ता है, और यदि सुपरविजन प्रॉपर तरीके से होगा तो ये समस्याएं कम से कम आएंगी। जैसे मुख्यमंत्री का भी जनता दरबार होता है, बहुत बार देखा गया है कि लोग आते हैं और ऐसी चीज़ों के लिए भी आते हैं जो उनको आशा रहती है कि अभी तो हाईएस्ट हैं, इनके यहाँ हो जाएगा। जैसे हम ज़मीन का सवाल बताते हैं, जिस दिन राजस्व का होता था तो हम सब लोगों को रहना पड़ता था, पुलिस और राजस्व दोनों साथ होता था। हाँ, तो होता था। तो एक महिला मेरे यहाँ आई और उन्होंने कहा कि मेरा भाई मुझे हिस्सा नहीं दे रहा है और ज़मीन पर। मैंने कहा हिंदू मैरिज एक्ट में तो प्रावधान है, हिंदू महिला थी, मैंने कहा प्रावधान है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं दिलवा सकते। अगर भाई नहीं दे रहा है, अगर भाई सहमत होता तो हम दाखिल खारिज करवा देते। अगर वो सहमत नहीं हो रहा है तो आपको उससे सिविल कोर्ट में जाके बंटवारा सूट फाइल करना पड़ेगा। अब उनको लगा कि अरे ये बताइए कैसे, हम तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ आए हुए हैं, और जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी नहीं हो गया तो कहाँ होगा। तो मुझे उनको समझाने में बहुत समय लगा कि देखिए कानून के तहत ही चीज़ें होती हैं। तो दरअसल असलियत ये है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि किस फोरम में हमारे किस ग्रीवेंस का मतलब इलाज हो सकता है, उसका रिड्रेसल हो सकता है।
तो दौड़ते अब सोचते हैं जब कि आ गए, अब डिपार्टमेंट में आ गए साहब, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मंत्री बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं यहाँ, तो सब कुछ हो जाना चाहिए। तो ऐसा भी होता है। दूसरा देखा गया है कि डिले बहुत होते हैं, लेकिन जब पता चल गया कि 2 बार 3 बार आपको स्मार देने के बाद भी या तो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो उस पार्टी को पता चल जाना चाहिए, बता देना चाहिए। तो ऑटोमेटिक नहीं होने से फिर उन पर कार्रवाई की धमकी दी जाती है, तो चीज़ें होती है। मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से आप देखे होंगे, आप तो खैर पत्रकार हैं इसलिए बेहतर जानते हैं कि कत्ल के केस में पता लगा FIR नहीं हुआ है, फ़ोन करते हैं, अब देखिए क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, आदि इत्यादि। तो कायदे से सब कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन यदि सब कुछ नीचे हो ही जाता तो सुपरविजन की आवश्यकता न पड़ती। इसलिए अंग्रेज़ों के समय से ही ये सेक्रेटेरिएट एंड फील्ड ऑफिसेस, हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये पढ़ते थे कि, और मैं सबको बताता भी, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये उंगलियाँ फील्ड ऑफिस है और ये है सेक्रेटेरिएट। तो इन उंगलियों को करने के लिए सारी उंगलियाँ इसी हथेली के पास आके मुड़ रही हैं, और ये मुड़ने का काम कौन करता है, ही कर रहा है। तो ये फील्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द हेडक्वार्टर, टू दिस हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट। तो इसलिए वह कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल लूज़ कर देगा तो उंगलियां जो हैं सो तो वो लूज हो जाएंगी, उसका कुछ मतलब नहीं होगा। तो इसलिए सिस्टम बनाया गया है कि यदि नीचे का आदमी नहीं करेगा तो ऊपर के आदमी को ध्यान देना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया था, मंथली मीटिंग का सिस्टम था, सब चीज़ें थी। तो ये होने से, और गवर्नमेंट में हर जगह होता है, ये होने से आफियत होती है। और इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय ने जो राइट टू सर्विस एक्ट बनाया, उसमें टाइम फ्रेम दिया गया, लेकिन उसकी भी समीक्षा करनी पड़ती है ना। जैसे एक बहुत कहावत है, आपने भी पढ़ा होगा कि अकबर बिरबल के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। तो एक किस्सा ये मशहूर है कि बेगम साहिबा ने जहाँपनाह से कहा कि लगता है कि जो दूध है उसमें पानी मिला हुआ है। तो किसी दरबारी ने कहा हुजूर एक सुपरवाइज़र बहाल कर लिया जाए। तो सुपरवाइज़र बहाल हुआ तो बेगम साहब 2-4 दिन तक ठीक रहा। हफ्ते भर बाद फिर बेगम साहब ने कहा लगता है दूध में पानी की मात्रा और बढ़ गई। तो किसी दरबारी ने कहा कि सुपरविजन ठीक से नहीं हो रहा, दूसरा उसके ऊपर कोई सुपरवाइज़र होना चाहिए ताकि वो उसको देखे कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। और नौबत यहाँ तक आ गई कि पहले दूध में पानी मिलाया जाता था और पानी में दूध मिलने लग गया। तो जहाँपनाह ने बुलाया बिरबल को कि क्या किया जाए। बोले दूध देने वाले को बदल दीजिए, दूसरे आदमी दूध लीजिए, समस्या का समाधान हो गया। तो एक्चुअली सुपरवाइज़र बनाया गया है, सेक्रेटेरिएट बनाया गया है, क्वार्टर बनाया गया है, कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया है, कलेक्टर का ऑफिस बनाया गया है। सब अपने अधीनस्थों के ऊपर इंस्पेक्शन होता है। अंग्रेज़ों के समय से सिस्टम चला रहा है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है। इंस्पेक्शन के लिए चीज़ें बनी हुई हैं, क्या चीज़ें देखेंगे, कंप्लायंस उसका आना चाहिए। अगर ये ठीक से होगा तो निश्चित तौर से ग्रीवेंसेज हल होंगे। अब अगर आपने राइट टू सर्विस एक्ट बना दिया, टाइम फ्रेम दे दिया और टाइम फ्रेम के अंतर्गत नहीं हो रहा है, उसकी कोई आपने समीक्षा नहीं किया, तो नीचे का आदमी स्लैक हो जाता है। स्लैक हो गया तो दिक्कत जो ठीक ठाक है वो समय पे करेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 100% आदमी ऐसा ही होगा। 100% आदमी ऐसा नहीं होता। इसलिए हम लोग की भी समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर से होती थी, हाँ मंत्री जी के लेवल से भी कई बार हो सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर से होती थी। या खुद आदमी अपने डिपार्टमेंट को चौकस बनाए रहता था, खुद चीज़ों को जानता था। मैंने ये भी देखा बिहार में कि बहुत सारे अधिकारी हेडक्वार्टर में ऐसे भी होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और मैं आलोचना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा था जब मैं जूनियर था, कोई मिलने के लिए आया और सेक्रेटरी साहब से मिला कि हमारा ये मामला पेंडिंग है या फलाने का पेंडिंग है, कोई MLA आए किसी की पैरवी में आए। पैरवी भी क्यों होती है? क्योंकि काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, एक्सपेडिशस नहीं हो रहा। तो हमने एक सज्जन के पास बैठे थे तो बोले कि मेरे यहाँ फाइल आएगी तो देखूँगा। मैं सोचने लगा फाइल आएगी, फाइल कैसे आएगी? तो खरामा अपने गति से आएगी, तो गति थोड़ी धीमी होती है। जब मैं सेक्रेटरी बना, मैंने कहा ऐसी की तैसी, मैं डिपार्टमेंट चला रहा हूँ ना, इसलिए फाइल आएगी नहीं। मैं फाइल अगर दिक्कत होगी तो मंगाऊँगा और टाइम पे आनी चाहिए। अगर थोड़े आप टाइट होकर के फाइल आप तय करते हैं कि मैं ही तय करूँगा कि फाइल आनी चाहिए, तो फाइल आएगी।
अब मैं स्लैक रहूँगा, जब फाइल आएगी तो मैं देखूँगा और नहीं आएगी तो नहीं देखूँगा। तो फाइल का कस्टोडियन बाबू होता है ठीक है। तो कई बार हमने यहाँ भी सुना हुआ है कि कुछ लोग आते थे किसी डिपार्टमेंट के बारे में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, बोलते वो बाबू कह रहा है कि साहब से कहलवाइए तब फाइल भेजूँगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की फाइल। अब अंदाज लगा यार ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नियम बना हुआ है, समय बना हुआ है। उस समय जिन लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला मैच्योर हो जाए तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो दुर्भाग्य से हम लोग के यहाँ ऑटोमेटिक वहीं पर होता है जहाँ लोग थोड़े से एग्जर्ट करते हैं, पेन लेते हैं या नहीं लेते हैं, वहाँ तो दिक्कत जो आप कह रहे हैं जनता को दिक्कत है ही। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस मसले पर, सेटेलाइट के माध्यम से भूमि को लेकर काम चल रहा है, अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी चीज़ें, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, पत्रकार के रूप में मेरा अनुभव है, इस तरह की विवादास्पद जमीन मुश्किल से 8 से 10% है, पूरी 90% जमीन पर विवाद नहीं है। तो वो जो 90% वाले जो लोग हैं जिनका विवाद नहीं है लेकिन वो बाहर रह रहे हैं कहीं किसी और, उनका जमीन सुरक्षित रहे गाँव में, इसके लिए उन्हें क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? अभी जैसे हो रहा है सर्वे वगैरह, उसमें क्या सतर्कता उनको बरतनी? देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने अपने ही समय जितना कैडेस्ट्रल सर्वे का मैप था और उस मैप में हर खाता खेसरा के हिसाब से, बेसिकली प्लॉटिंग, हर प्लॉट का उसमें मैप रहता है, बिल्कुल सही मैप रहता है, उसको डिजिटाइज करा दिया। और वो डिजिटाइज मैप आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो बाहर है उनको बिहार भर में प्लॉटर है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या प्लॉटर से प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्टेन नॉमिनल कुछ शुल्क वगैरह होगा। और रिविजनल सर्वे जहाँ कंप्लीट हो गया था उसका भी हम लोगों ने डिजिटाइज कर दिया था। दूसरा ये था कि जो सर्वे शुरू हुआ है सेटेलाइट के बाद, तो मुझे नहीं अभी पता है, हमारे समय एरियल सर्वे हम लोगों ने करा है। एरियल सर्वे का मतलब हुआ वो हवाई जहाज़ खास तरीके का है, टेक्नोलॉजी है, इसे डिजिटाइज हो गया मैप, ठीक है। अब वो मैप बनाने का काम सर्वे में पहले मैनुअल होता था, उसके लिए जरीब और कड़ी लेकर के वो गांव में लोग जाया करते थे। हमारी भी ट्रेनिंग जब हो रही थी तो हम भी गांव में गए हुए थे देखने के लिए कैसे होता है। तो एक मुस्तकिल मुकाम होता है, वहाँ से नापना शुरू करते हैं और इस प्रकार से हाथ से बनता है मैप, बनता था सर्वे में। अब चेंज करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी हैं उनके समय में सर्वे का जो नया कानून बना उसमें हुआ कि एरियल सर्वे, चूँकि आंध्र प्रदेश में कुछ पायलट बेसिस पे हुआ था, यहाँ के पूरे प्रदेश में होगा। तो उसमें मैप आज की तारीख में ज़मीन जैसी है उसका ऊपर से उन्होंने फ़ोटो ले लिया, और उसे हमने जक्स्टापोज किया, जो डिजिटाइज्ड मैप है उसके ऊपर किया। तो पता चल गया कि अगर कोई प्लॉट यह था, उस प्लॉट में सब प्लॉट कितने बने हैं, उसमें क्या चेंजेज आज की तारीख में हुए हैं, ठीक है ना। वो 100%, हाँ बिल्कुल वो परफेक्ट है ना, हाँ परफेक्ट है। तो उससे क्या होगा कि आपने एक मैप आज की तारीख के हिसाब से किस खाता से, किस खेसरा से निकला है, जैसे आप कैडेस्ट्रल सर्वे, रीजनल सर्वे में होता था ओल्ड प्लॉट नंबर फलाना, न्यू प्लॉट नंबर फलाना, यानी न्यू प्लॉट ओल्ड प्लॉट से निकला है। हो सकता है आपस में बंटवारा करके उसका मेड़बंदी कर दी गई है, उसकी वजह से वो मेड़ का पता चल जाता है, ठीक है। तो उसके आधार पे अब सर्वे का मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक मैप, जो मैनुअली बनाने में काफ़ी समय लगता था, कम समय में मेरे पास एक मैप आ गया, ठीक है। उसको ट्रेस कर लिया उसके हिसाब से कि इस प्लॉट से निकला हुआ है। अब स्वाभाविक है कि द लैंड हैज़ चेंज्ड हैंड। आज से 100 साल पहले 1908 में, या जब रीजनल सर्वे कंप्लीट जिन जिलों का हुआ था, तो जिनके नाम से ज़मीन थी, हो सकता है आज की तारीख किसी और के नाम ज़मीन हो, तो उसके लिए फिर वो खाना पूरी किश्तवाड़, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं। उसके बाद गांव में जाना है, कैंप करना है, एएसओ करके होते हैं, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि डिस्प्यूट है तो जाना पड़ेगा। कोई दूसरा कह देगा कि मेरी ज़मीन है तो उसको कागज़ दिखाने पड़ेंगे, है ना। बिना कागज़ के तो कोई मानेगा नहीं। और हो सकता है उसने गलत कागज़ बनवाया है, तो जिस पार्टी की असली ज़मीन वो बताएगा कि गलत। तो देखिए शुरुआती दौर से मेरे ही जमाबंदी मेरे परदादा के नाम से चल रही थी, तो परदादा के नाम चली थी, इनके पास कैसे आया, उसको हल करना है, ठीक है। और उसकी अपील का प्रावधान है, सेटलमेंट ऑफिसर बनाया हुआ है, जो एएसओ के द्वारा जो भी निर्णय होगा वो अंतिम नहीं है,
वो सेटलमेंट ऑफिसर का सारे कलेक्टर्स को सेटलमेंट ऑफिसर इसलिए बनाया गया है। ठीक है, हम लोग जो कलेक्टर थे, ओरिजिनल सर्विस चल रहा था, तो हम भी सेटलमेंट ऑफिसर रह चुके हैं, तो हम कोर्ट कर सकते थे, तो हमारे यहाँ पे आएगा मामला, तो हमारे पास तो CO भी है, सब कुछ है, तो देखा जाएगा। ये प्रावधान बनाया गया और तब जाकर के उस नक्शे को अंतिम रूप उसके आधार पर रजिस्टर 2 बनेगा, जिसको हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बन जाएगा, उसके आधार पर नाम चढ़ जाएगा, जिसका भी नाम हो। तो जो बाहर लोग रहते हैं, जब उनके गांव में सर्वे की टीम जाए तो उन्हें निश्चित तौर से किसी न किसी को लगाना पड़ेगा कि देख लें कि मेरी ज़मीन को दूसरा तो क्लेम नहीं कर रहा है, और अगर क्लेम कर रहा है तो फिर आपको नोटिस आती है, अगर नोटिस आती है, क्योंकि उनके पास भी पुराना रजिस्टर 2 है, तो अगर परदादा के नाम से है तो उसको तो मालूम नहीं है, तो परदादा के नाम से नोटिस आएगी। लेकिन उस गांव के रहने वाले हैं या जहाँ का एड्रेस होगा तो उसके आधार पर जाएगी। तो इसको काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटराइज किया गया, उस नक्शे को डिजिटाइज करने के बाद फिर इसको कर दिया गया, तो नोटिस भी जनरेट हो जाती है किसके नाम से है, तो उस समय लोगों को देखना पड़ेगा। और ये जो अभी रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा, ये अंतिम हो जाता है रिकॉर्ड ऑफ राइट। अब इसके विरुद्ध जो है सो लोग सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन ये रेवेन्यू को अथॉरिटीज़ को जो अधिकार है कि उसने आज की तारीख में कोई प्लॉट किस रूप में है उसको उन्होंने और किसके पास है उसका नक्शे में आ गया, नया नक्शा बन गया, और किसके पास है, क्या उसका चौहद्दी क्या होगी, उसका प्लॉट नंबर क्या होगा, दे देंगे। ओल्ड प्लॉट नंबर भी रहेगा और न्यू प्लॉट नंबर भी रहेगा, ताकि कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं हो। अच्छा, आपको लगता है एक जैसे हम लोगों को अनुभव हो रहा है कि जो DM है उनके पास जिस तरीके से काम है और जो जमीन, क्योंकि सारी समस्याएं बिहार में जमीन, तो जो DM का जो वो अधिकार था, उस पैरेलल कोई जिला में उस तरह के अधिकारी की नियुक्ति हो उस लेवल पर, वो सिर्फ जमीन के मामले में ही मॉनिटरिंग करें, CO और DCLR। देखिए, जो कलेक्टर शब्द कहाँ से आया? हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस मैंने 1793 कहा, कलेक्टर उसी समय बना था जो ज़मीन से रिलेटेड था। हाँ। हुआ क्या है कि जैसे मैं तो रेवेन्यू में रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ और आधिकारिक से कह सकता हूँ, कलेक्टर्स ने रेवेन्यू को मिनिमम महत्व देना शुरू कर दिया है। हम लोगों की जो ट्रेनिंग स्टेट लेवल पे हुई थी, उसमें हमें जितने रेवेन्यू के हमारे लॉ थे, BT एक्ट होता था, बिहार टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट होता था, बिहार एक्ट था, संथाल रोजना टेनेंसी एक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती थी और उसका एग्जामिनेशन वगैरह भी होता था, क्योंकि आप बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर हुआ करते थे। बाकी ठीक है, आप क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन में देखते थे वगैरह वगैरह करते, इलेक्शन देखते थे, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट देखते थे, सेंसस देखते थे, सब आपका प्राइमरी रोल होता था। और उस रोल को पूरा करने के लिए आपको ADMs मिलते थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सीलिंग के मुकदमे के लिए भी कई जिलों में, जैसे मैं गया में जानता हूँ, ADM सीलिंग का पद बनाया गया था, तो कलेक्टर उनको कहते थे, अब आप देखेंगे। और एक एडिशनल कलेक्टर करके एक अफसर होता है, एडिशनल कलेक्टर और ADM में फ़र्क ये है कि एडिशनल कलेक्टर उसको कहते हैं जो रेवेन्यू साइड को देखता है। तो ये अफसरों की उनके अंडर में रखा गया है, क्योंकि पैरेलल बनाइएगा तो जो हमारे बिहार का जो सिस्टम है उसमें फिर एक पैरेलल ऑफिस में उसकी कई तरह की बाधाएं हैं। जैसे DDC का प्रयोग करके देख लिया गया, उसमें कई तरह की बाधाएं, जैसे कलेक्टर के अंडर में DDC कर दिया, जूनियर को DDC बना दिया या BS के लोग को बना दिया। तो ऐसी दशा में अफसर लोग मौजूद हैं, वे जो हैं सो इसकी जांच करवा सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट ऑफिसर कई नहीं हो सकता कानून के हिसाब से। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज कई नहीं हो सकते, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बने हुए उनको केसेस ट्रांसफ़र भी करते हैं, लेकिन केसेस तो फाइल होगा उन्हीं के यहाँ। तो हो सकता है कि अगर मुकदमे बहुत बढ़ जाएं, बहुत झगड़ा हो जाए, लगा कि ये ASO अपना काम ठीक से नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा मुकदमे हो जाए, तो गवर्नमेंट सोच सकती है कोई एडिशनल ASO बनाना शुरू करने का, ठीक है ना। बट अब शुरुआत हुई है, और अब मैं तो आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता गवर्नमेंट की सोच क्या है, लेकिन अगर किसी ज़िले में लगेगा कि ASO लेवल से मुकदमों का समाधान नहीं हो रहा है, काफ़ी झगड़ा हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट बना सकती है। क्योंकि बहुत पहले जब पुराना रीजनल सर्वे चल रहा था, तो ASO और ASO के बीच में एक चार्ज ऑफिसर का पोस्ट होता था।
सीओ कहा जाता था उसको, चार्ज ऑफिसर, ठीक है ना। वो पद होता था जो एडीएम रैंक का पद होता था। तो इनके विरुद्ध अपील भी उनको सुन सकते थे, सो उनको दे देते थे, सुनते थे। तो संभव है कि अगर ज़्यादा